जय हिंद फ्रेंड, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिग्मा जो केयर में। फ्रेंड आइए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बायोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम ब्लड अथवा रक्त के नाम से जानते हैं। और रक्त से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा, इस लेक्चर में हम लोग संपूर्ण रुधिर के बारे में डिस्कस करेंगे और संपूर्ण रुधिर से संबंधित ये देखेंगे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के एग्जाम में आते हैं और कहाँ से आते हैं। तो ये जो लेक्चर होगा ये संपूर्ण रुधिर के बारे में होगा, क्योंकि रुधिर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर के अंदर। क्योंकि रुधिर का काम क्या होता है, विभिन्न प्रकार के बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम है उन्हें ज्वाइन करने में क्या करता है, सहायता करता है। इसलिए रक्त को क्या बोला जाता है, कनेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है अथवा संयोजी ऊतक कहा जाता है। क्योंकि संयोजी ऊतक का काम क्या होता है, दो अंगों को आपस में क्या कर देना, जोड़ देना। और रक्त हमारे शरीर में बहुत बड़े रोल या मेजर रोल को प्ले करता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में, ले आने अथवा ले जाने में क्या करता है, सहायता करता है। तो आज का जो लेक्चर होगा वो किसके बारे में होगा, संपूर्ण रुधिर के बारे में। और संपूर्ण रुधिर जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक बोलते हैं हम प्लाज्मा और दूसरे को क्या बोलते हैं, कार्बोसेल्स अथवा रक्त कणिकाएँ। तो आज का जो लेक्चर होगा हम सिर्फ टोटली प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करेंगे और जो रक्त कणिकाएँ होंगी उसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 में क्या करेंगे, उसे डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर होगा वो सिर्फ ब्लड प्लाज्मा के बारे में होगा, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा एक ऐसा चीज़ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, पाई जाती हैं। तो रक्त दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक बोलते हैं प्लाज्मा और एक बोलते हैं कार्बोसेल्स, मतलब रक्त कणिकाएँ। तो प्लाज्मा क्या है, घुलनशील पदार्थ होता है और रक्त कणिकाएँ सॉलिड पार्ट होती हैं। तो रक्त कणिकाएँ में जैसे 3 प्रकार की रक्त कणिकाएँ हैं, जिसे WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब जो WBC है, प्लेटलेट्स है एंड RBC है, इसको हम लेक्चर सेकेंड पार्ट सेकेंड में क्या करेंगे, संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। और जो प्लाज्मा वाला पार्ट है, प्लाज्मा भी कई सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें ऑर्गेनिक पदार्थ भी होते हैं और उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक पदार्थ अथवा अकार्बनिक रसायन भी होते हैं। कार्बनिक रसायन में जैसे देखा जाए तो प्रोटीन है, उसके साथ साथ इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे जो ग्लूकोज हो गया, उसके साथ साथ अमीनो अम्ल एंड लिपिड्स और बहुत सारी गैसें भी पाई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं और आज हम देखते हैं ब्लड प्लाज्मा के संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो उससे पहले हम ब्लड के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, क्योंकि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका काम है हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम को जोड़ना। तो पहले हम समझते हैं कि जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो रक्त है वो क्या है। तो इसलिए आप याद रखे रहेंगे, हम पॉइंट में लिखेंगे और इस चीज़ को आप क्या करेंगे, नोट्स बना के मेंशन करेंगे। यदि आप नोट्स बनाएंगे तो 100% आप याद रखे रहेंगे कि ये आपको क्या होगा, बढ़िया से आपका प्रॉपर रूप से तैयार होगा और यहाँ से जो क्वेश्चन है एग्जाम में क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो आप याद रखे रहेंगे, पहला पॉइंट, ब्लड से संबंधित जो रक्त क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, बॉडी, क्या बोला जाता है, बॉडी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इससे रक्त को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसे क्या बोला जाता है, तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो ऊतक होता है ये क्या करता है, विभिन्न प्रकार के हमारे बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम हैं उनको न्यूट्रिशन हो गया, उसके साथ साथ हार्मोन हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, मिनरल्स हो गए, उन सब चीज़ों को पहुंचाने में क्या करता है, सहायता करता है। और जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट को बनाती हैं, उसको ले आने में भी क्या करता है, रुधिर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप पहला पॉइंट याद रखे रहेंगे कि जो रक्त है वो हमारे शरीर का एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी ऊतक होता है। तो तरल संयोजी ऊतक के बारे में हमने आपको बता दिया कि तरल संयोजी ऊतक का काम क्या होता है, दो अंग को आपस में ज्वाइंट करना और जो ज़रूरत होती है उसे क्या करके ले जाके पहुंचाना। ठीक है। और जैसे कि अब एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो रक्त है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो ब्लड है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। क्यों, जब कोई एम्ब्रियो, ध्यान समझिए आप, जब कोई एम्ब्रियो माँ के गर्भ में बनता है तो उसके अंदर ब्लड बनाने वाली सेल कौन सी होती हैं। तो ब्लड बनाने वाली सेल जनरली कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की जर्म कोशिकाएं बच्चे के अंदर पाई जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो अब इन्हीं तीनों सेल में से एक सेल का रोल है जो किसके फॉर्मेशन में, ब्लड के फॉर्मेशन में। तो आप याद रखे रहेंगे ब्लड का निर्माण किससे होता है, मीजोडर्मल।
ठीक है, एम्ब्रियनिक मीजोडर्मल सेल से, जिसे बोला जाता है भ्रूणीय मीजोडर्म कोशिकाएं। भ्रूणीय मीजोडर्म जो कोशिकाएं होती हैं वही क्या करती हैं, ब्लड के फॉर्मेशन में सहायता करती हैं। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे कि ओरिजिन ऑफ ब्लड, ठीक है, आपसे क्या पूछे, ओरिजिन ऑफ ब्लड, तो आप क्या बताएंगे, ओरिजिन ऑफ, जब ब्लड पूछेगा तो ओरिजिन ऑफ ब्लड मीन्स होता है कि रुधिर की उत्पत्ति। रुधिर की उत्पत्ति कैसे होता है, एम्ब्रियनिक मीजोडर्मल। ठीक है, तो आप याद रखे रहेंगे एम्ब्रियनिक मीजोडर्मल, एम्ब्रियनिक मीजोडर्मल। तो आप याद रखे रहेंगे भ्रूण की जो उत्पत्ति होती है वो क्या होता है, मीजोडर्मल त्वचा से क्या होता है, उत्पत्ति होता है। क्योंकि जब एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट होता है तो कितने प्रकार की सेल पाई जाती हैं बच्चे के अंदर, 3 प्रकार की जर्म कोशिकाएं होती हैं। एक बोलते हैं एक्टोडर्म, और एक बोलते हैं मीजोडर्म, और एक बोलते हैं एंडोडर्म। तो जो रक्त बनता है आप याद रखे रहेंगे वो किसके कारण बनता है, मीजोडर्म कोशिकाओं के कारण। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि आप बताइए रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो आप इसका जवाब क्या देंगे, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। और उसके बाद अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है कि रुधिर की जो उत्पत्ति होती है भ्रूणीय की किस त्वचा से होता है, तो आप याद रखे रहेंगे एम्ब्रियनिक मीजोडर्मल, मतलब कि भ्रूण की उत्पत्ति जानते रहना मीजोडर्म कोशिकाओं से होता है। अब अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाए कि स्टडी ऑफ ब्लड, मतलब कि हम रुधिर का अध्ययन कहाँ करते हैं, मतलब रुधिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यदि क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है स्टडी ऑफ ब्लड, मतलब कि रक्त को, स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जब रक्त का जो अध्ययन होता है तो याद रखे रहना विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें हम संपूर्ण रुधिर के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि आप बताइए क्वेश्चन कि रुधिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आप याद रखे रहेंगे रुधिर के अध्ययन को क्या बोला जाता है, हीमेटोलॉजी। तो हीमेटोलॉजी मीन्स क्या होता है, रक्त का अध्ययन करना। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रक्त के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी ब्रांच ऑफ साइंस को क्या बोला जाता है, हीमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो अब इसमें 2 वर्ड है, एक है हीमेटो और एक है लॉजी। तो हीमेटो मतलब होता है ब्लड, एंड लॉजी मीन्स होता है डिस्कस अथवा स्टडी करना। तो हीमेटोलॉजी मतलब आपको समझ में आ गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रक्त से संबंधित सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसी को उस ब्रांच ऑफ साइंस को किस नाम से जाना जाता है, हीमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यदि हीमेटोलॉजी के बारे में कोई पूछता है तो हीमेटो में वर्ड मीन्स होता है ब्लड, एंड लॉजी मीन्स होता है स्टडी अथवा डिस्कस करना। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने इतनी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। तो यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि आप बताइए रक्त की जो खोज हुई थी उससे खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं और किस सन में रक्त की खोज हुई थी, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अब हम लोग अगला पॉइंट ब्लड से संबंधित लिखते हैं कि ब्लड डिस्कवरी। ठीक है, क्या लिखते हैं, ब्लड डिस्कवरी मतलब रक्त की खोज करने वाले कौन हैं। ठीक है, तो रक्त की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम याद रखे रहना, या जिसे हम बोलते हैं कि ब्लड डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, तो सही वर्ड यही होगा, क्या लिखते हैं, ब्लड डिस्कवर्ड बाय, मतलब रक्त का जो रक्त जो है वो किसके द्वारा खोजा गया था। तो आप उस वैज्ञानिक का नाम याद रखे रहेंगे, इनका नाम है जॉन स्वेमरडम। क्या नाम है, जॉन स्वेमरडम। ठीक है, इनका नाम है जॉन स्वेमरडम। ठीक है, तो वैज्ञानिक का नाम आप याद रखे रहेंगे, जॉन स्वेमरडम है। ठीक है, जॉन स्वेमरडम है, स्वेमरडम। ठीक है, तो वैज्ञानिक का नाम आप याद रखे रहेंगे, इनका नाम क्या है, जॉन स्वेमरडम। ठीक है, और ये वैज्ञानिक जो थे इन्होंने रक्त की खोज जॉन स्वेमरडम ने कब किया था, 1658 में। ठीक है, तो इन्होंने रक्त को डिस्कवर किया था 1658 में। तो 1658 में रक्त की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, जॉन स्वेमरडम। तो जॉन स्वेमरडम ने सर्वप्रथम 1658 में क्या किया था, ब्लड की खोज की थी। तो ये भी एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं ब्लड से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि रक्त जो है वो किस प्रकार का ऊतक है। तो आप
उसका जवाब देंगे रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो विभिन्न प्रकार के शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने में क्या करता है, सहायता करता है, इसीलिए इसका नाम है संयोजी ऊतक। ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि आप बताइए कि जब कोई भ्रूण माँ के गर्भ में डेवलपमेंट करता है तो उस समय जो ब्लड की ओरिजिन होती है वो शरीर की किस जर्म कोशिकाओं से होती है। तो आप उसका सीधा जवाब देंगे एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म अथवा मीजोडर्मल ओरिजिन। 3 प्रकार की जर्म कोशिकाएं होती हैं, एक को होता है एक्टोडर्म और एक बोलते हैं मीजोडर्म और एक बोलते हैं एंडोडर्म। यही 3 जर्म कोशिकाएं जानते रहना शरीर के जितने भी अंग हैं इनका क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर एग्जाम में ये पूछता है बताओ ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप सीधा इसका जवाब देंगे हिमेटोलॉजी। अगर कोई पूछता है हिमेटो मीन्स क्या होता है तो आप सीधे जवाब देंगे ब्लड, एंड लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी अथवा डिस्कस करना। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ब्लड से संबंधित सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं उस शाखा को हम किसके नाम से जानते हैं, हिमेटोलॉजी अथवा रुधिर विज्ञान के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर ये पूछता है ब्लड डिस्कवर्ड बाय, मतलब कि ब्लड की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं। ठीक है, तो ब्लड की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम आप याद रख रहना, इनका नाम है जॉन एंड उसके साथ साथ स्वेमरडैम। ठीक है, जॉन स्वेमरडैम, और इन्होंने कब किया था, 1658 में ब्लड की क्या की थी, खोज की थी। तो यदि अब उसके बाद अगर कोई ब्लड से संबंधित ये चीज़ें पूछा जाए कि आप बताइए कि जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, तो अब हम लिखेंगे प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन। अगला पॉइंट आप नोट करेंगे प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन। प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन मतलब कि हमारे शरीर के अंदर रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो जो ब्लड है हमारे शरीर के अंदर 2 जगह बनता है, एक बोलते हैं 2 जगह बनता है। अगर आप एडल्ट स्टेज में आप जाके देखेंगे और उसके साथ साथ एम्ब्रियो स्टेज में देखेंगे तो एडल्ट में जानते रहना बोन मैरो के अंदर बनता है, एंड अगर चाइल्ड या बच्चे के अंदर देखेंगे तो जब बच्चा माँ के गर्भ में पलता है, ठीक है, या उसका डेवलपमेंट जब होता है या वो बच्चा जब डिलीवर होता है तो उसके अंदर जो ब्लड बनाने वाली सेल होती हैं वो याद रखें, ब्लड बनाने वाले जो अंग होते हैं वो 2 जगह पे होता है। तो आप स्प्लीन याद रखे रहेंगे और उसके साथ साथ एक चीज़ और है जिसे बोलते हैं स्प्लीन हो गया और बोन मैरो। ठीक है, ये दोनों मिलकर ब्लड का फॉर्मेशन बच्चे के अंदर भी करते हैं। और उसके साथ साथ लीवर भी कुछ ब्लड, ठीक है, प्लाज्मा का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है बच्चे के अंदर। वो भी सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप याद रखे रहेंगे प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन ये किसके अंदर होता है, ठीक है, एडल्ट के अंदर। तो याद रखे रहना कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर। कहाँ होता है, बोन मैरो। क्या लिखते हैं, बोन मैरो। ठीक है, तो बोन मैरो के अंदर आप याद रखे रहेंगे किसका निर्माण होता है, रक्त का। और इसी बोन मैरो के फॉर्मेशन को बोला जाता है हेमियोपोइसिस। ठीक है, हेमियोपोइसिस मीन्स होता है कि रक्त का निर्माण होना। बोन मैरो कहाँ पे पाया जाता है, हड्डी के बीच में। जैसे हड्डी का आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हड्डी का, जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं, जैसे बोन है, ये बोन, ये एक हड्डी है, हड्डी का एक स्ट्रक्चर है। तो अब इसी हड्डी के अंदर खोखला पार्ट होता है। ठीक है, इसी हड्डी के अंदर खोखला पार्ट होता है, मतलब खाली स्थान होता है। इसी खाली स्थान में जानते रहना भरा होता है क्या, बोन मैरो। और इसी बोन मैरो के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, रक्त कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब कि बोन मैरो क्या करता है, रक्त के निर्माण में सहायता करता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए एग्जाम में, आप बताइए कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आप याद रखे रहेंगे बोन मैरो के अंदर होता है। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो आपको समझ में आया होगा कि बोन मैरो क्या चीज़ है। हड्डी के अंदर एक जेल नुमा संरचना पाया जाता है जिसे बोलते हैं बोन मैरो, और यही बोन मैरो क्या करता है, ब्लड के फॉर्मेशन में सहायता करता है। ठीक है, उसके बाद अब अगला जो हम पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं, तो अगला हमारा पॉइंट है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि जो ब्लड है उसका रंग रेड कलर क्यों है, तो अब उसके बाद लिखते हैं, ठीक है, ब्लड कलर। ब्लड कलर मीन्स होता है कि रक्त का रंग। ब्लड कलर मतलब रक्त का रंग। जो रक्त का रंग है वो किस कलर होता है, तो आप जानते हैं कि रक्त का रंग किस कलर होता है, रेड कलर। स्लाइटली रेड कलर होता है, डार्क रेड कलर नहीं होता। आप याद रखे रहेंगे क्योंकि जो ब्लड का रंग है वो स्लाइटली रेड कलर है। और ये लाल रंग किस कारण से आता है, ये भी आपको मालूम है किसके कारण आता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, किसके कारण आता है,
हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। तो आप याद रखे रहेंगे हीमोग्लोबिन रक्त को कौन सा रंग प्रदान करता है? रेड कलर। ठीक है, तो रेड कलर फॉर्मेशन किसकी सहायता के द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन। तो आप याद रखे रहेंगे। अब इसमें दो चीज़ें हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक पार्ट है हेमो, जिसे बोलते हैं आयरन कंटेनिंग पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है ग्लोबिन, जिसे बोला जाता है प्रोटीन। ठीक है, तो आप याद रखे रहेंगे हीम आयरन है और उसके साथ साथ ग्लोबिन प्रोटीन है। इसी आयरन के कारण ही जो रक्त का रंग है वो किस कलर आता है? रेड कलर आता है। और इसी को जानते रहना पिगमेंट बोलते हैं। ठीक है, ब्लड पिगमेंट। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि रुधिर वर्णक, इसी को क्या बोला जाता है? ब्लड पिगमेंट कहा जाता है। किसको? हीमोग्लोबिन को। क्या बोलते हैं इसे? ब्लड पिगमेंट। इसी को क्या बोला जाता है? ब्लड पिगमेंट्स भी कहा जाता है, जिसे बोलते हैं वर्णक। ठीक है, रक्त वर्णक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि रक्त का जो रंग है वो किस वर्ण के कारण होता है, तो आप उसका सीधा जवाब देंगे किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोगों ने क्या किया? डिस्कस किया। अब उसके बाद अगर पीएच मान पूछता है ब्लड का, पीएच मान, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आप बताइए कि ब्लड का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। पीएच मान मीन्स होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का पोटेंशियल। ठीक है, तो पीएच मान को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो पीएच मान अगर आपसे पूछता है कि आप बताइए जो रक्त है बॉडी के अंदर वो क्षारीय है या अम्लीय है या तनु अम्लीय है या तनु क्षारीय है। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, या रक्त अम्लीय है या क्षारीय है। तो आप सीधे याद रखे रहेंगे ब्लड का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4। और 7.4 अगर किसी लिक्विड पार्ट का पीएच मान है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइटली एल्कालाइन। क्या बोला जाता है उसे? स्लाइटली एल्कालाइन। स्लाइटली एल्कालाइन। स्लाइटली मीन्स होता है कि तनु। ठीक है, स्लाइटली मीन्स क्या होता है? तनु होता है। ठीक है, तो आप याद रखे रहेंगे ब्लड क्या है? स्लाइटली एल्कालाइन। ठीक है, लिक्विड पार्ट है। स्लाइटली एल्कालाइन मीन्स होता है तनु क्षारीय। ठीक है, अगर एसिड लिखा जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा, और एल्कालाइन अगर लिखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है, और मतलब कि ये बहुत ज़्यादा क्षारीय नहीं है, 7.4 है। 7.4 मतलब पीएच मान होता है कि बहुत कम। ठीक है, क्षारीय होता है क्या? हमारा ब्लड। ठीक है, इसीलिए वर्ड लिखा गया है यहाँ स्लाइटली एल्कालाइन। ठीक है, मतलब तनु क्षारीय बोलते हैं इसे। उसके बाद अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि आप बताइए कि जो ब्लड है उसका वॉल्यूम कितना होता है, मतलब कि वॉल्यूम को डिस्कस किया जाए तो वॉल्यूम आप बताइए कि मेल के अंदर कितना ब्लड पाया जाता है, उसके साथ साथ फीमेल के अंदर कितना ब्लड की मात्रा होती है। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन क्या किया गया है? पूछा गया है। तो अब हम उसके बाद अध्ययन करते हैं किसके बारे में? ब्लड वॉल्यूम के बारे में। तो ब्लड वॉल्यूम, तो एग्जाम में आप याद रखे रहेंगे क्वेश्चन ब्लड वॉल्यूम पे पूछा गया है। इसमें पूछता कि आप बताइए मेल में कितना ब्लड वॉल्यूम होता है, तो आप याद रखे रहेंगे मेल मीन्स होता है पुरुष, जिसे नर अथवा बोलते हैं। ठीक है, नर अथवा पुरुष भी कहते हैं। तो मेल में आप याद रखें ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? 5 to 6 लीटर होता है। ठीक है, 5 to कितना होता है? 6 लीटर। तो पुरुष में जो रक्त होता है वो कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। और उसके बाद फीमेल्स में आप याद रखे रहेंगे, फीमेल्स को क्या बोलते हैं? स्त्री। ठीक है, फीमेल्स को स्त्री बोलते हैं अथवा मादा कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे फीमेल्स के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है वो कितना होता है? वो होता है 4 से 5 लीटर, 4 to 5 लीटर। तो ये याद रखे रहेंगे 4 to 5 लीटर ब्लड किसके अंदर होता है? फीमेल के अंदर। 4 से 5 लीटर ब्लड किसके अंदर होता है? फीमेल। अब फीमेल के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम क्यों होता है? उसका एक रीज़न है। जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम पढ़ते हैं, मतलब मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, तो मादा जनन तंत्र में हम जब जाते हैं तो वहाँ एक प्रोसेस पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल अथवा मासिक चक्र। मासिक चक्र में आप याद रखे रहेंगे हर मंथली एक फीमेल नॉर्मली 100 to 150 ml, मतलब कि 100 से 150 ml ब्लड को क्या करती है? हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में लॉस करती है। इसी वजह से जानते रहना कि मेल्स में और फीमेल्स में जो ब्लड वॉल्यूम रेशियो क्या है? डिफरेंट है। मेल्स में कितना होता है? 5 से 6 लीटर, एंड फीमेल्स में कितना पाया जाता है?
4 से 5 लीटर पाया जाता है। अब उसके बाद अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे कि आप बताइए कि जो रक्त है वो हमारे शरीर के संपूर्ण भार का कितना % होता है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लिखते हैं बाई वेट। क्या लिखते हैं? बाई वेट। बाई वेट मीन्स होता है शरीर के संपूर्ण भार, मतलब शरीर के संपूर्ण भार से कितना % रक्त हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। तो आप याद रखे रहेंगे 7 to 8%, ठीक है। 7 to 8% होल बॉडी। क्या लिखेंगे? होल बॉडी, ठीक है। होल बॉडी मतलब हमारे संपूर्ण जो बॉडी जो वेट है रक्त का, वो याद रखे रहेंगे संपूर्ण शरीर के भार का 7 से 8% पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए लिखा गया होल बॉडी मीन्स होता है कि संपूर्ण शरीर। तो संपूर्ण शरीर का जो भार है उसके भार से 7 से 8% हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, रक्त पाया जाता है। ये भी एग्जाम में क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। अब उसके बाद क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि आप बताइए जो ब्लड मैट्रिक्स है, ब्लड मैट्रिक्स फॉर्मेशन, मतलब कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड में मैट्रिक्स जिसे प्लाज्मा बोलते हैं उसका निर्माण कहाँ होता है। तो ब्लड जो प्लाज्मा होता है वो हमारे शरीर के अंदर 2 जगह बनता है। एक बोलते हैं लीवर, जिसे शरीर की लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं। क्या बोला जाता है? लीवर। और उसके बाद लिम्फॉइड आर्गन, ठीक है। क्या बोलते हैं? एंड लिम्फॉइड आर्गन, ठीक है। लिम्फॉइड आर्गन मीन्स होता है लसिका अंग, ठीक है। तो लसिका अंग भी हमारे शरीर के अंदर क्या बनाते हैं, लसिका ग्रंथियाँ पाई जाती हैं बॉडी के अंदर, या लसिका अंग पाए जाते हैं जो ब्लड मैट्रिक्स के फॉर्मेशन में क्या करते, सहायता करते हैं। तो आप याद रखे रहेंगे अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए जो ब्लड मैट्रिक्स वाला पार्ट है ब्लड में वो कहाँ कहाँ बनता है, तो 2 ऑप्शन आप याद रखे रहेंगे। एक बनता लीवर जिसे यकृत बोला जाता है, और उसके साथ साथ लिम्फॉइड आर्गन अथवा उसे लसिका ग्रंथियाँ कहते हैं। जितने भी यहाँ हम आर्गन सिस्टम लिख रहे हैं अपने होल बॉडी सिस्टम का, उसे हम क्या करेंगे, पार्ट वाइज एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब लीवर वाला चैप्टर हम लेंगे तब उसमें संपूर्ण डिस्कस करेंगे, क्योंकि लीवर को ही हमारे बॉडी का सबसे मेन ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। क्योंकि अगर मेटाबॉलिक से संबंधित अगर ऑर्गन सिस्टम पूछा जाए तो लीवर जानते रहना बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे शरीर के अंदर। जब हम लीवर के बारे में पर्टिकुलर लेक्चर लेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि लीवर का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी के अंदर। और लीवर जानते रहे हमारे शरीर के बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने में सहायता करता है। इसलिए आप देखे होंगे बहुत सारी बीमारियों में लीवर फेलियर के जो चांस होते हैं बहुत तेज़ी से होते हैं। यदि कोई पेशेंट डायबिटीज़ का पेशेंट है, यदि अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो वहाँ लीवर ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। या एल्कोहलिज्म का कोई पेशेंट है या एल्कोहल लेता है तो वहाँ भी लीवर ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। क्योंकि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हम अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, हानिकारक चीज़ें जितनी भी हमारे शरीर के अंदर जाती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में ड्रग्स हो गया और सारी चीज़ें हो गई, कौन सहायता करता है, लीवर सहायता करता है। और दूसरा अंग है लिम्फॉइड आर्गन जिसे बोलते हैं लसिका ग्रंथियाँ। लसिका ग्रंथियाँ जानते रहे हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायता करती हैं। और उसके साथ साथ लसिका ग्रंथियाँ हमारे शरीर के अंदर मैट्रिक्स के फॉर्मेशन में भी या ब्लड के फॉर्मेशन में भी क्या करती हैं, कुछ हेल्प करती हैं। तो इतना चीज़ें आप याद रखे रहेंगे, ब्लड मैट्रिक्स फॉर्मेशन, लीवर एंड लिम्फॉइड आर्गन। तो अब तक जितनी चीज़ें हमने अध्ययन किया ये सारी चीज़ें जानते रहना सिर्फ ब्लड के बारे में था। अभी तक हमने प्लाज्मा के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया, क्योंकि अब हम उसके बाद ब्लड प्लाज्मा के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि आप बताओ रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो आप सीधा उसका आंसर देंगे रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है उनको ज्वाइन अथवा जोड़ने में क्या करता है, सहायता करता है। और जितनी भी आवश्यक चीज़ें होती हैं उसे ट्रांसपोर्ट करने में, हानिकारक जो चीज़ें हैं उसे ले आने में क्या करती हैं, सहायता करता है कौन, हमारा ब्लड, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन अगर ये पूछता है एग्जाम में कि आप बताइए जो ब्लड की उत्पत्ति होती है हमारे शरीर के किस भ्रूणीय त्वचा से होती है, तो आप उसका सीधा जवाब देंगे एम्ब्रियोनिक, ठीक है, मेसोडर्मल, मतलब कि भ्रूण का कौन सा जर्म लेयर, मेसोडर्म। 3 जर्म लेयर हमने आपको बताया कि कौन कौन होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म।
और यही तीनों जर्म लेयर मिलकर हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को पूरे शरीर की ढांचा को तैयार करने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। उसी में से एक रोल प्ले करते हैं ब्लड के फॉर्मेशन में, जिसे मेसोडर्म जर्म लेयर अथवा मेसोडर्म जर्म कोशिका कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि आप बताइए ब्लड की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं, तो आप याद रखे रहेंगे जॉन स्वेमरडम नाम है इनका, और इन्होंने ब्लड को डिस्कवर किया था 1658 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि आप बताओ कि बोन मैरो के अंदर या हमारे शरीर के अंदर रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो आप उसका सीधा जवाब देंगे बोन मैरो के अंदर, ठीक है। और अगर बच्चे के अंदर, क्योंकि बच्चों से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछता है, एडल्ट से संबंधित ही क्वेश्चन अभी तक आया है, ठीक है। तो आप याद रखें बोन मैरो के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और हमने बताया कि बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, हड्डी के बीच में, ठीक है। हड्डी के अंदर जाएंगे तो जेल नुमा, ठीक है, संरचना पाई जाती है जिसे बोन मैरो कहा जाता है, उसी के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अब अगर ब्लड के कलर से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप याद रखे रहेंगे उसका कलर रेड कलर होता है, स्लाइटली रेड ही बोलेंगे क्या, और किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और अब यहाँ भी एक क्वेश्चन हीमोग्लोबिन से संबंधित पूछा जाता है, आप बताओ कि हमारे शरीर के अंदर रक्त वर्णक कौन सा है, तो आप याद रखे रहेंगे हीमोग्लोबिन, जो दो चीज़ों से मिलकर बना है। हीम मीन्स होता है आयरन एंड ग्लोबिन मीन्स होता है प्रोटीन, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन का चैप्टर वीडियो हम डिस्कस करेंगे तब उसमें हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन का कैसे फॉर्मेशन होता है, और बाद में जब हीमोग्लोबिन टूटती है तो हीम कैसे अलग होता है, उसके साथ साथ ग्लोबिन प्रोटीन जाके एक नए हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसे करती है, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर पीएच से संबंधित आता है, आप बताइए ब्लड का पीएच मान कितना हो, तो आप उसका सीधा जवाब देंगे 7.4, और स्लाइटली एल्कालाइन मीन्स होता है तनु क्षारीय। और उसके बाद अगर ब्लड वॉल्यूम से संबंधित क्वेश्चन आता है कि आप बताइए मेल्स में ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, तो आप सीधा उसका जवाब देंगे 5 से 6 लीटर, और फीमेल्स में कितना पाया जाता है, 4 से 5 लीटर पाया जाता है। रीजन हमने आपको बताया क्योंकि रीजन एग्जाम में नहीं आता रीजन, लेकिन आप जानते रहेंगे ऐसा क्यों होता है, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण हर मंथली 100 से 150 ml ब्लड क्या होता रहता है, लॉस होता रहता है, इसीलिए मेल्स और फीमेल्स में डिफ्रेंसिएशन है रेशियो का ब्लड वॉल्यूम का, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आता है कि आप बताइए कि हमारे बॉडी के अंदर पूरे संपूर्ण बॉडी का जो भार है, संपूर्ण बॉडी का जो वेट है, उसका कितना % रक्त, ठीक है, पाया जाता है, तो आप याद रखें 7 to 8%। और यदि ये पूछता है ब्लड मैट्रिक्स फॉर्मेशन कि जो ब्लड का मैट्रिक्स पार्ट है जिसे प्लाज्मा बोलते हैं, वो कहाँ होता है शरीर में, तो याद रखे रहेंगे लीवर, जो शरीर का सबसे मेजर पार्ट है, और इसी को क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड भी बोला जाता है हमारे शरीर के। और दूसरा है लिम्फॉइड ऑर्गन जिसे बोलते हैं लसिका ग्रंथियाँ। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, ब्लड कंपोजिशन, अथवा कि हमारे शरीर के जो रक्त हैं वो कितनी चीज़ों से मिलकर बने हैं। तो अब उसके बाद हम बात करेंगे ब्लड कंपोजिशन के बारे में। और ब्लड कंपोजिशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्लड कंपोजिशन कि मतलब कि रक्त जो है हमारे बॉडी के अंदर वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो ब्लड कंपोजिशन में दो चीज़ें होती हैं, एक बोलते हैं लिक्विड पार्ट, ठीक है। तो ब्लड कंपोजिशन में दो चीज़ मिलेगा आपको, एक मिलेगा लिक्विड पार्ट, और दूसरा जो मिलेगा उसे बोलते हैं सॉलिड पार्ट। तो मतलब कि जो रक्त है वो कई सारी चीज़ों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। बहुत सारी चीज़ें रक्त में हैं, कुछ वेस्ट भी प्रोडक्ट हैं, कुछ लाभदायक चीज़ें हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसको हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज स्टेप क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो जो रक्त है, जो ब्लड कंपोजिशन है, तो ब्लड कंपोजिशन आप याद रखे रहेंगे वो कितनी चीज़ों से मिलकर बना है, दो चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। तो एक को बोलते हैं लिक्विड पार्ट और एक बोलते हैं, ठीक है, सॉलिड पार्ट, ठीक है। तो लिक्विड पार्ट में कौन आता है, जिसे बोलते हैं मैट्रिक्स जानते रहना किस में आता है, लिक्विड पार्ट में। और इसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो मैट्रिक्स पार्ट को बोला जाता है प्लाज्मा। और दूसरा जो पार्ट है सॉलिड पार्ट, इसमें जानते रहना ब्लड कौन आते हैं, कार्पूस सेल्स आते हैं। ब्लड कौन आते हैं, ब्लड कार्पूस सेल्स, इसमें कौन आता है, ब्लड कार्पूस सेल्स, इसमें आता है ब्लड कार्पूसेल्स। तो आप याद रखे रहेंगे दो पार्ट है ब्लड कंपोजिशन में, एक पार्ट है मैट्रिक्स जिसे प्लाज्मा बोला जाता है, और दूसरा पार्ट है कार्पूसेल्स, ठीक है। कार्पूसेल्स से आप याद रखे रहेंगे, कार्पूसेल्स में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, रुधिर कणिकाएँ पाई जाती हैं।
तो कार्पस सेल्स में क्या पाई जाती हैं? रुधिर कणिकाएँ। और इन्हीं रुधिर कणिकाओं में कौन कौन रुधिर कणिकाएँ हैं? एक रुधिर कणिका होता है WBC और एक रुधिर कणिका होता है RBC और उसके साथ साथ होता है प्लेटलेट्स। ठीक है। और कार्पस सेल्स में याद रखे रहेंगे लिक्विड पार्ट मैट्रिक्स जिसे प्लाज्मा बोला जाता है, एंड सॉलिड पार्ट जिसे बोला जाता है ब्लड कार्पस सेल्स। ठीक है, कार्पस सेल्स बोला जाता है। तो आप याद रखे रहेंगे ब्लड कार्पस सेल्स को ही क्या बोला जाता है? रक्त कणिका कहा जाता है। ठीक है। तो रक्त कणिका का जो यहाँ हम रक्त कणिका के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हमने आपको बताया था इस वीडियो में कि हम लोग सिर्फ इसमें किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? प्लाज्मा के बारे में, कि नहीं तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। और उसके यहाँ हम सिर्फ यही मैट्रिक्स वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। जब हम सेकेंड लेक्चर लेंगे ब्लड से संबंधित, तो यहाँ पे हम ब्लड कार्पस सेल्स के बारे में सिर्फ टोटली डिस्कस करेंगे, जिसमें हम RBC के बारे में और उसके साथ साथ WBC के बारे में और उसके साथ साथ ये प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है वो ब्लड में जानते रहना वो कितना होता है? 55%। ठीक है, वो याद रखे रहना कितना परसेंट होता है? 55%। तो आप ये जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसे आपको क्या करना है? अपने नोट्स में नोट करना है। और इससे संबंधित एग्जाम में क्या किए जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्लड जो कंपोजिशन होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो, एक बोलते हैं लिक्विड पार्ट और एक बोलते हैं सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट को ही मैट्रिक्स कहा जाता है और मैट्रिक्स का दूसरा नाम प्लाज्मा होता है, जो हमारे शरीर में 55% होता है। और उसके बाद जो ब्लड कार्पस सेल्स है जिसे बोलते हैं रक्त कणिकाएँ, और ये रक्त कणिकाएँ जानते रहना वो कितने परसेंट होती हैं हमारे शरीर के अंदर? 45%। कितनी पाई जाती हैं? 45%। तो 45% रक्त कणिकाएँ होती हैं। और उन्हीं रक्त कणिकाओं में कौन कौन रक्त कणिका है ये भी आप याद रखे रहेंगे। सॉलिड पार्ट में RBC यस, ठीक है, जिसे बोलते हैं रेड ब्लड कार्पस सेल्स। इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या होता है? WBC। ठीक है, क्या होता है? WBC के साथ साथ और भी पाया जाता है जिसे बोलते हैं प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। क्या बोला जाता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे कि RBC WBC एंड प्लेटलेट्स, इसे क्या बोला जाता है? सॉलिड पार्ट। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आप बताइए रक्त कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो इसका सीधा जवाब होगा रक्त दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक बोलते हैं लिक्विड पार्ट अथवा तरल पदार्थ। तरल पदार्थ में कौन आता है? मैट्रिक्स जिसे प्लाज्मा, और ये हमारे ब्लड का कितना बनाता है? 55%। और दूसरा पार्ट आता है जिसे बोलते हैं सॉलिड पार्ट अथवा उसे बोलते हैं ब्लड कार्पस सेल्स, और ये हमारे शरीर का कितना बनाता है? 45% बनाता है। अब 45% में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो कौन कौन है? RBC है और उसके साथ साथ WBC है एंड प्लेटलेट्स है। ठीक है, तो RBC को लाल रक्त कणिका बोलते हैं, WBC को श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं, और उसके साथ साथ प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही कहा जाता है। और RBC के जानते रहना ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्टेशन में सहायता करती है। WBC हमारे अंदर इम्यून पावर का काम करती है। और प्लेटलेट्स जानते रहना ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है? सहायता करता है। जब हम इसका स्पेशली लेक्चर लेंगे सॉलिड पार्ट के बारे में, तब हम उसमें डिस्कस करेंगे कि RBC WBC प्लेटलेट्स से कहाँ कहाँ बनते हैं, इनका लाइफ साइकिल क्या है और ये कैसे हमारे बॉडी के अंदर रोल प्ले करते हैं। इन सब चीज़ों को क्या करेंगे? ब्लड के पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप पार्ट नंबर 2 वीडियो को भी क्या करेंगे? वॉच करेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक लिक्विड पार्ट एक सॉलिड पार्ट। तो पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लिक्विड पार्ट के बारे में। ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक होगा वो किसके बारे में होगा? लिक्विड पार्ट। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं लिक्विड पार्ट। ये वाला हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, तो आप याद रखे रहेंगे। तो पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें लिक्विड पार्ट जिसे बोलते हैं तरल, ठीक है, अवस्था। मतलब कि तरल चीज़ों के बारे में, क्योंकि प्लाज्मा क्या है? तरल चीज़ है। तो इसी को क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स। आप जानते हैं अभी यहाँ हमने आपको मेंशन करके दिखाया है, और इसी को हम अथवा करके क्या बोलते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो अब ये जो संपूर्ण यहाँ हम अध्ययन करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? प्लाज्मा के बारे में करेंगे, क्योंकि प्लाज्मा हमारे शरीर में 55% है। 55% ब्लड में प्लाज्मा है, तो इसका मतलब प्लाज्मा में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो अब ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? ब्लड प्लाज्मा में ऑर्गेनिक चीज़ें भी हैं और उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक भी चीज़ें हैं, और उसके साथ साथ क्या होता है? फूड मटेरियल भी पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स जिसे बोलते हैं। गैसेस भी इसी में घुलनशील अवस्था में पाई जाएंगी,
और उसके साथ साथ इसमें जानते रहना बेस्ट चीज़ें भी पाई जाएंगी जो हमारा शरीर, ठीक है, बेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है, वो भी ब्लड में क्या होगा, घुलनशील अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो चलिए लिक्विड पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब उसके बाद लिक्विड पार्ट में आप याद रखे रहना जो प्लाज्मा है, इसमें कुछ पॉइंट आप याद रखे रहेंगे। प्लाज्मा जो होता है वो याद रखे रहना किस कलर होता है, पेल येलो कलर। ठीक है, ये किस कलर होता है, पेल येलो 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 कलर। पेल येलो कलर, पेल येलो कलर मीन्स होता है कि हल्का पीला कलर। ठीक है, पेल येलो कलर मीन्स क्या होता है, बहुत हल्का पीला। ठीक है, और ये किसके कारण होता है, यूरोबिलिनोजन। ठीक है, इसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसे बोलते हैं यूरोबिलिनोजन। ठीक है, क्या पाया जाता है, यूरोबिलिनोजन। ठीक है, तो यूरोबिलिनोजन इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, उसी कारण इसका रंग जो आता है वो क्या आता है, पेल येलो कलर आता है। तो यूरोबिलिनोजन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा वाला पार्ट है उसका जो हल्का पीला रंग है वो किस पदार्थ के कारण आता है, तो आप याद रखे रहेंगे वो पिगमेंट कौन सा है, यूरोबिलिनोजन। और यूरोबिलिनोजन को ही क्या बोलते हैं, बिलिरुबिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यूरोबिलिनोजन को क्या बोलते हैं, बिलिरुबिन भी कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि आप बताइए कि जो रक्त का प्लाज्मा है वो हल्का पीले रंग किस वर्ण के कारण है, तो आप उसका सीधा जवाब देंगे। अगर एग्जाम में बिलिरुबिन आता है तो उसका ऑप्शन ए होगा। यदि एग्जाम में बिलिनोजन पूछता है तो उसका जवाब यूरोबिलिनोजन होगा। तो आप याद रखें दोनों का मतलब एक ही है, यूरोबिलिनोजन अथवा बिलिरुबिन। ठीक है, इसी कारण जो होता है ब्लड प्लाज्मा का जो रंग है वो हल्का पेल येलो कलर होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो सॉलिड पार्ट प्लाज्मा में है, क्योंकि अब प्लाज्मा में भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसे आम लोग इनऑर्गेनिक्स पदार्थ भी बोलेंगे, उसके साथ साथ ऑर्गेनिक। ठीक है, तो सॉलिड पार्ट जो प्लाज्मा में है, क्योंकि प्लाज्मा में भी कुछ सॉलिड पार्ट होंगे। तो अब उसके बाद लिखते हैं प्लाज्मा सॉलिड पार्ट। क्या लिखते हैं, प्लाज्मा सॉलिड पार्ट। तो प्लाज्मा सॉलिड पार्ट आप याद रखे रहेंगे किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के अंदर जो प्लाज्मा सॉलिड पार्ट है वो कितना होता है, वो आप याद रखे रहेंगे 8 से लेके 10%। ठीक है, कितना होता है, 8 से कितना होता है 10%। तो आप याद रखे रहेंगे कितना होता है 8 से 10%। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये भी आप याद रखे रहेंगे। इसमें है इनऑर्गेनिक पार्ट, इनऑर्गेनिक एंड उसके साथ साथ क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिक पार्ट। ठीक है, मतलब कि इनऑर्गेनिक मीन्स होता है अकार्बनिक और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक मीन्स होता है कार्बनिक। ठीक है, तो इतनी चीज़ें प्लाज्मा सॉलिड पार्ट में होती हैं। तो प्लाज्मा सॉलिड पार्ट, ठीक है, संपूर्ण प्लाज्मा का 8 से 10% बनाता है। और इसमें इनऑर्गेनिक पार्ट भी है और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक पार्ट भी है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि जो प्लाज्मा है वो हमारे बॉडी के अंदर कितना परसेंट होता है, 55%। तो 55% होने के कारण उसमें से 8 से 10% इनऑर्गेनिक है एंड उसके साथ साथ ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक को अकार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, ऑर्गेनिक को क्या बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कि इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर एग्जाम में पूछता है इनऑर्गेनिक में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो इनऑर्गेनिक में आप याद रखे रहेंगे सोडियम आयन है ब्लड के अंदर, उसके साथ साथ पाया जाता है कैल्शियम आयन है। ठीक है, नर्व इम्पल्स ट्रांसपोर्ट में सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन का रोल प्ले होता है, कैल्शियम आयन का ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, तो कैल्शियम आयन है, उसके साथ मैग्नीशियम आयन भी पाया जाता है। मैग्नीशियम आयन के साथ साथ बाइकार्बोनेट CO3- पाया जाता है, जिसका काम कहाँ पे होता है, जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज आप रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे बाइकार्बोनेट का बहुत बड़ा योगदान होता है, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, तो वहाँ भी रोल प्ले होता है। उसके साथ साथ इसी के अंदर पोटेशियम आयन भी पाया जाता है, क्लोराइड आयन भी पाया जाता है, ETC हम यहाँ लिखेंगे इत्यादि। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखे रहेंगे। इनऑर्गेनिक पार्ट में ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सोडियम पाया जाता है, कैल्शियम, उसके साथ साथ मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम एंड क्लोराइड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें
इनऑर्गेनिक पार्ट हैं किसके अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। अब उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि आप बताइए ऑर्गेनिक पार्ट में क्या है, ऑर्गेनिक पार्ट, तो ऑर्गेनिक पार्ट में आप याद रखे रहेंगे ब्लड प्लाज्मा में बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिक पार्ट के रूप में हैं। तो उन ऑर्गेनिक पार्ट में कौन कौन है, प्रोटीन, ठीक है, क्या चीज़ प्रेजेंट है, प्रोटीन पाया जाता है, और उसके साथ साथ प्रोटीन के साथ साथ इसमें है अमीनो एसिड, ठीक है, क्या है, अमीनो एसिड जिसे बोलते हैं अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल के साथ साथ इसमें याद रखे रहेंगे लिपिड्स भी है, लिपिड्स भी पाया जाता है ब्लड के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर ऑर्गेनिक पार्ट में। मतलब प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, लिपिड्स हो गया, और उसके साथ साथ हार्मोन्स भी होते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, और उसके साथ साथ क्या हो गया, लिपिड्स हो गया। और ये जानते रहना, ठीक है, ऑर्गेनिक जो पार्ट है ये 7, अब इसको लास्ट में लिख लेंगे इसका परसेंटेज। तो आप याद रखे रहना ऑर्गेनिक पार्ट में कौन कौन है, प्रोटीन है, अमीनो अम्ल है, लिपिड्स है, और उसके साथ साथ हार्मोन्स हैं, एंड इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, या सीधे बोल देते हैं ग्लूकोज, क्या पाया जाता है, ग्लूकोज भी होता है, और ग्लूकोज के साथ साथ गैस भी होती हैं, ठीक है, गैस भी पाई जाती है, ETC लगा लेते हैं इत्यादि, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो किसके अंदर पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर। और ये ऑर्गेनिक पार्ट आप याद रखे रहेंगे कितना पाया जाता है, 7 to 9%। ये संपूर्ण प्लाज्मा का कितना, 7 से कितना होता है, 9% होता है। तो 7 से 9% जो चीज़ें ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं वो क्या है, ऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे, ये पॉइंट वाइज पॉइंट आप नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। तो आप याद रखे रहेंगे इतनी सारी चीज़ें किसके अंदर है, प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं। तो अब प्रोटीन में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, एक एक को हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उस जितनी भी प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं उनको हम क्या करेंगे, इसी लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो समझ में आए इतनी सारी चीज़ें, तो आप नोट करे रहना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो ब्लड है वो कितने कंपोजिशन से मिलकर बना है, तो इसका सीधा जवाब होगा 2 कंपोजिशन है। एक बोलते हैं लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट का दूसरा नाम क्या कहलाता है, मैट्रिक्स अथवा प्लाज्मा। जो संपूर्ण रक्त का क्या होता है, 55% मतलब 55% होता है। और दूसरा पार्ट होता है सॉलिड पार्ट, जिसे ब्लड करसेल्स अथवा रक्त कणिका बोलते हैं। और ये संपूर्ण शरीर का 45% या 45% भाग होता है, जिसमें कौन कौन ब्लड करसेल्स में है, RBC है, लाल रक्त कणिका, उसके बाद WBC है जिसे बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका, और तीसरा चीज़ है प्लेटलेट्स जिसे बोलते हैं, प्लेटलेट्स ही कहते हैं, ठीक है। और तीनों का फंक्शन मैंने आपको बताया कि इसका ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन में, WBC का काम होता है इम्यून पावर में, एंड प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक था वो है लिक्विड पार्ट वाला, जिसे मैट्रिक्स अथवा प्लाज्मा बोलते हैं। तो मैट्रिक्स अथवा जो प्लाज्मा है वो शरीर में याद रखे रहना कितना होता है, 55% होता है। और ये हल्का पीले कलर का द्रव पदार्थ है। और क्यों होता है, क्योंकि इसमें यूरोबिलिनोजन एक क्या पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, पिगमेंट है, ये भी आप याद रखे रहेंगे, पिगमेंट्स, ठीक है। और ये पिगमेंट्स जानते रहना कहाँ कौन बनाता है, लीवर बनाता है। जब हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि लीवर कैसे इसका फॉर्मेशन करता है, और इसी को क्या बोलते हैं, बिलिरुबिन भी कहते हैं। यूरोबिलिनोजन को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, बिलिरुबिन, ठीक है। और उसके बाद अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि आप बताइए प्लाज्मा में जो सॉलिड पार्ट है वो कितना है, तो आप याद रखे रहेंगे 8 से 10% है, जिसमें कौन कौन आता है, इनऑर्गेनिक जिसे अकार्बनिक, और एंड ऑर्गेनिक जिसे बोला जाता है कार्बनिक, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में कौन कौन है, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन, ठीक है। और उसके बाद ऑर्गेनिक पार्ट जो है, ऑर्गेनिक पार्ट में प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, लिपिड्स है, एंड उसके साथ साथ हार्मोन्स हैं, ग्लूकोज हैं, गैसेस हैं, जो पूरे प्लाज्मा का 7 से 9% भाग बनाते हैं। तो अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, ब्लड प्रोटीन के बारे में। कितने प्रकार की ब्लड प्रोटीन होती हैं और कितने % पाए जाते हैं, उनका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो अब चलिए उसी के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम उसके बाद ब्लड के जो प्लाज्मा का पार्ट है जिसे हम प्रोटीन कहते हैं उसके बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ब्लड प्रोटीन। क्या है, ब्लड प्रोटीन, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और ये ब्लड प्रोटीन एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो ब्लड प्रोटीन में जो रक्त है, रक्त कई सारे प्लाज्मा जो है रक्त का, उसमें कई सारे प्रोटीन क्या होती हैं, पाई जाती हैं।
अब मैक्सिमम जो प्रोटीन होता है उसका संश्लेषण कौन करता है? लीवर करता है। इसीलिए अभी हमने बोला कि लीवर जो है एक इम्पॉर्टेंट लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, एक ऑर्गन सिस्टम है हमारे शरीर का जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये लीवर बहुत सारे विटामिन, हार्मोन और उसके साथ साथ क्या होता है कि प्रोटीन, इन सब चीज़ों के निर्माण में क्या करता है? सहायता करता है। और हमारे शरीर के अंदर जानते रहना, बहुत सारे जो बेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर के अंदर होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? लीवर का ही है। तो इसीलिए हम लीवर का एक स्पेशल लेक्चर लेंगे जिसमें हम संपूर्ण लीवर के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो अब आइए, और ये याद रखे रहना कि जो ब्लड प्रोटीन होगा इसका मैक्सिमम प्रोटीन कौन बनाता है? लीवर ही बनाता है। तो अब ब्लड प्रोटीन आप याद रखे रहेंगे कि जो ब्लड प्रोटीन है, ये ब्लड प्रोटीन किसके अंदर पाया जाता है? ब्लड के प्लाज्मा पार्ट का, ठीक है, ब्लड के प्लाज्मा पार्ट का ऑर्गेनिक हिस्सा है कौन? ब्लड प्रोटीन। तो ब्लड प्रोटीन में ये जो ब्लड प्रोटीन है हमारे बॉडी के जो प्लाज्मा पार्ट का परसेंट है उसमें से आप याद रखे रहेंगे कितना परसेंट होता है? 6 से 7%। 6 से 7% संपूर्ण प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? ब्लड प्रोटीन पाया जाता है, जो कई सारे प्रोटीनों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। तो अब उसी में एक प्रोटीन को हम डिस्कस करते हैं जिसे बोलते हैं एल्बुमिन। क्या बोलते हैं? एल्बुमिन। तो एल्बुमिन प्रोटीन, तो ये जानते रहना कौन सा प्रोटीन है? ब्लड प्रोटीन है। तो पहला प्रोटीन हम डिस्कस करने चल रहे हैं प्लाज्मा के ऑर्गेनिक पार्ट का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एल्बुमिन प्रोटीन के बारे में। तो एल्बुमिन प्रोटीन जानते रहना, ये शरीर का जो एल्बुमिन प्रोटीन है ये कितना होता है? ये शरीर का जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है कितना होता है? 4%। मतलब कि 4% जानते रहना कि जो ब्लड प्लाज्मा है उसका 4% कौन बनाता है? एल्बुमिन प्रोटीन बनाता है ब्लड प्रोटीन में, ठीक है। तो संपूर्ण प्रतिशत कितना है ब्लड प्रोटीन का? 6 से 7%। और ये कितना बनाता है? सिर्फ 4% ही क्या पाया जाता है? एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। तो एल्बुमिन प्रोटीन के बारे में एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि कितना परसेंट एल्बुमिन प्रोटीन होता है, तो आप याद रखे रहेंगे 4% एल्बुमिन प्रोटीन होता है। और ये अब इससे पूछा जाएगा, अगर आप बताइए कि जो एल्बुमिन प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, मतलब कि प्रोड्यूस करता कौन है, ठीक है। तो इसका आप याद रखे रहेंगे। तो एल्बुमिन प्रोटीन का जो है वो संश्लेषण या सिंथेसिस कहाँ होता है? उसे मेजर रूप से कौन बनाते हैं? लीवर बनाते हैं, ठीक है। तो एल्बुमिन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय, ठीक है। तो आप याद रखे रहेंगे जो लीवर ये सिंथेसाइज्ड बाय कौन करता है? लीवर, ठीक है। तो एल्बुमिन प्रोटीन मैक्सिमम, ठीक है, कौन बनाता है? लीवर का फॉर्मेशन करता है। सिंथेसाइज्ड, ये सिंथेसाइज्ड रहेगा, सिंथेसाइज्ड बाय, ठीक है, लीवर। तो याद रखे रहेंगे एल्बुमिन जो प्रोटीन है वो 4% कौन बनाता है? 4% एल्बुमिन प्रोटीन शरीर के संपूर्ण प्रोटीन में से, जो ब्लड प्रोटीन है उसमें संपूर्ण जो प्रोटीन है उसमें से 4% कौन बनाता है? लीवर बनाता है कौन? एल्बुमिन प्रोटीन को, ठीक है। तो सिंथेसाइज्ड आप याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है कि आप बताइए कि जो एल्बुमिन प्रोटीन है, ठीक है, एल्बुमिन प्रोटीन वो हमारे बॉडी के अंदर कहाँ निर्माण होता है, तो वो याद रखे रहना किसके अंदर होता है? लीवर के अंदर होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आप बताइए कि जो ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है उसमें जो सीरम एल्बुमिन, सीरम वर्ड क्यों लगा? क्योंकि ये लिक्विड पार्ट है ब्लड का, इसलिए इसे सीरम भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए सीरम एल्बुमिन प्रोटीन वो बॉडी के अंदर कहाँ बनता है। तो आप याद रखेंगे सीरम एल्बुमिन प्रोटीन को बनाने के लिए जो अंग है वो कौन है? लीवर, क्योंकि मैक्सिमम प्रोटीन लीवर ही बनाता है। और ये भी पूछा जाता है कि ब्लड के अंदर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, मतलब कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन हमारे रक्त के अंदर कौन सा पाया जाता है। तो आप उसका जवाब भी देंगे क्या? एल्बुमिन प्रोटीन, सीरम एल्बुमिन प्रोटीन। तो उसके साथ साथ दूसरा इसका पॉइंट हम लोग मेंशन करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन का 4% है और इसे बनाता कौन है? इसे बनाता है लीवर बनाता है, ठीक है। और इसी को बोला जाता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, ठीक है। अभी हमने बताया कि इसे क्या बोलते हैं? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, ठीक है। मतलब कि इन ब्लड मेंशन करेंगे
नहीं तो अगर बॉडी के अंदर आप चले जाएंगे तो ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन क्या पाया जाता है? कोलेजन। ठीक है, तो कोलेजन जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है कि आप बताइए सबसे ज़्यादा ब्लड प्रोटीन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो उसका सीधा जवाब होगा एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन। अगर सीरम एल्बुमिन एग्जाम में लिख के आता है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप याद रखे रहेंगे ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ब्लड में कौन है? एल्बुमिन प्रोटीन। और अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आप बताइए एल्बुमिन प्रोटीन जो है उस रोल क्या प्ले करती है, तो आप याद रखेंगे तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि जो एल्बुमिन प्रोटीन है वो ब्लड कोलाइडल, ठीक है, याद रखे रहना एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है ब्लड कोलाइडल ऑस्मैटिक प्रेशर, ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्लड कोलाइडल ऑस्मैटिक प्रेशर, ऑस्मैटिक प्रेशर, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड कोलाइडल ऑस्मैटिक प्रेशर को क्या करता है? मेंटेन करता है। तो याद रखे रहना जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में सहायता करता है, इसी को बोलते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मैटिक प्रेशर। मतलब कि ब्लड्स के अंदर जितने भी कोलाइड्स हैं वो एक समान मात्रा में रहें, उसको नियंत्रित करने में किसका हेल्प है? याद रखे रहना एल्बुमिन प्रोटीन का। और जो ब्लड कोलाइडल ऑस्मैटिक प्रेशर है ये आप याद रखे रहें कितना होता है? 28 से, ठीक है, 28 से 32 mm मरकरी। ये भी आप याद रखे रहेंगे, ये भी एग्जाम में क्या किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आया, तो आप याद रखे रहेंगे जो एल्बुमिन प्रोटीन है वो ब्लड प्रोटीन से के जितनी कंपोजिशन है उनमें से सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन है? एल्बुमिन प्रोटीन, जिसका फॉर्मेशन कौन करता है? लीवर करता है। और उसके साथ साथ ये संपूर्ण रुधिर का सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और ये अगर पूछे कि ये करता क्या है तो आप याद रखें ब्लड कोलाइडल ऑस्मैटिक प्रेशर को मेंटेन करता है जो 28 से 32 mm मरकरी होता है। तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन किससे? एल्बुमिन प्रोटीन से एग्जाम में पूछा जाता है। अब दूसरा प्रोटीन हम लोग क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तो दूसरा प्रोटीन आप याद रखे रहेंगे कौन डिस्कस करते हैं? कोलेजन। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं? दूसरा प्रोटीन डिस्कस करते हैं। तो दूसरा प्रोटीन हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोबुलिन। ठीक है, दूसरा प्रोटीन इसी ब्लड में पाया जाता है जिसे बोला जाता है ग्लोबुलिन। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये भी ब्लड में पाया जाने वाला क्या है? प्रोटीन है। तो पहला प्रोटीन था एल्बुमिन प्रोटीन और दूसरा प्रोटीन है ग्लोबुलिन प्रोटीन। और ग्लोबुलिन प्रोटीन आप याद रखे रहेंगे ये कितना पाया जाता है? 2 से 2.5%। कितना होता है? 2 से 2.5% संपूर्ण ब्लड प्रोटीन का कितना हिस्सा है? 2 से 2.5%। ठीक है, और ये भी आप याद रखे रहेंगे इसे बनाता कौन है? ग्लोबुलिन प्रोटीन को इससे सिंथेसाइड बाय, अब यहाँ पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट कि ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाता कौन है? सिंथेसाइज्ड बाई, तो आप याद रखे रहेंगे बनाता है लीवर एंड लिम्फॉइड ऑर्गन। तो याद रखे रहना कि ये जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन है ये 2 जगह बनता है, एक लीवर के अंदर और दूसरा बनता है लसिका ग्रंथि के अंदर या लिम्फॉइड ऑर्गन सिस्टम के अंदर। क्यों बनता है? इसलिए बनता है क्योंकि जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है ये मैक्सिमम एंटीबॉडी होती हैं। मैक्सिमम प्रोटीन क्या होती है? एंटीबॉडी होती हैं जो हमारे शरीर में फाइट करने में सहायता करती हैं। जर्म जो जितने भी हानिकारक वायरस बैक्टीरिया सारी चीज़ें इंटर करती हैं उनसे फाइट करने में कौन सहायता करता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन। इसीलिए ये कहाँ बनता है? लीवर भी बनाता है, उसके साथ साथ लिम्फॉइड ऑर्गन अथवा लसिका ग्रंथियाँ भी या लसिका अंग भी क्या करते हैं? ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन को बनाते हैं। तो अब याद रखे रहेंगे दूसरा पॉइंट, इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखे रहेंगे, ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है ट्रांसपोर्ट सबस्टेंस इन बॉडी। मतलब कि ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करने में, ले आने में और ले जाने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। कौन सहायता करता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे ग्लोबुलिन प्रोटीन के बारे में।
ये हमारे शरीर के अंदर 2 से 2.5% पाए जाते हैं। इनका निर्माण लीवर और लसिका ग्रंथियाँ करती हैं और उसके साथ साथ ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग ग्लोबुलिन प्रोटीन का लिखते हैं। तो याद रखे रहना, ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। मतलब कि ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है वो मुख्यतः 3 प्रकार को होती है। 3 प्रकार के ग्लोबुलिन प्रोटीन पाए जाते हैं और उसमें भी कई सारे प्रकार अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब उसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं किसके बारे में, ग्लोबुलिन प्रोटीन। मतलब कि ग्लोबुलिन प्रोटीन कितने प्रकार की है, 3 टाइप्स की होती हैं। कौन 3 टाइप्स की कौन पाए जाते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो आइए अब उसके बाद हम लोग ग्लोबुलिन प्रोटीन के तीसरे प्रकार को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलिए उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन के प्रकार के बारे में। तो ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 टाइप का। भी हमने बताया कितने प्रकार का होता है, 3 टाइप का क्या पाया जाता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। पहला जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है उसे बोलते हैं अल्फा ग्लोबुलिन। क्या बोला जाता है, अल्फा ग्लोबुलिन। ठीक है, क्या बोला जाता है, अल्फा ग्लोबुलिन। ठीक है, पहला जो ग्लोबुलिन का प्रकार है वो क्या है, अल्फा ग्लोबुलिन। ठीक है, ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन। और उसके साथ साथ दूसरा जो है वो बीटा ग्लोबुलिन बीटा ग्लोबुलिन होता है। और तीसरा जो प्रकार होता है उसे क्या बोलते हैं, गामा ग्लोबुलिन कहते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो क्या है, गामा ग्लोबुलिन। तो आप याद रखे रहेंगे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि आप बताइए कि जो ग्लोबुलिन प्रोटीन हो कितने प्रकार की होती है, तो आप याद रखे रहेंगे कौन कौन प्रोटीन है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। 3 चीज़ों से मिलकर क्या होता है, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन, अल्फा ग्लोबुलिन है, बीटा ग्लोबुलिन है और उसके साथ साथ गामा ग्लोबुलिन है। अब एक एक ग्लोबुलिन प्रोटीन को हम लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहला जो प्रोटीन हम डिस्कस करते हैं वो क्या है, अल्फा ग्लोबुलिन। तो अल्फा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है आप याद रखे रहेंगे, इससे कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर। ठीक है, मतलब सिंथेसाइज करता है, या लिखते हैं प्रोड्यूस्ड बाय, आप याद रख रहे हैं कौन करता है, लीवर। मतलब कि मैक्सिमम जो प्रोटीन होती हैं कौन बनाता है, लीवर। अल्फा जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है इसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, लीवर के अंदर हो रहा है। अब अगर इसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि आप बताइए, एक एग्जाम्पल बताइए अल्फा ग्लोबुलिन का, तो आप याद रखे रहेंगे सिरुलोप्लाज्मिन। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिरुलोप्लाज्मिन। तो सिरुलोप्लाज्मिन याद रखे रहना, एक प्रकार का क्या है, ये अल्फा ग्लोबुलिन है। कौन, सिरुलोप्लाज्मिन। ठीक है, तो सिरुलोप्लाज्मिन एक प्रकार का अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन है और इसी को बोलते हैं कॉपर कैरिंग। ठीक है, इसी को याद रखे रहना, कॉपर कैरिंग प्रोटीन। मतलब कि ये कॉपर आयन को कैरी करने में सहायता करता है, तो इसी को कॉपर कैरिंग प्रोटीन भी कहा जाता है। यदि एग्जाम में आता है कि आप बताइए हमारे शरीर के अंदर ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो कॉपर आयन को कैरी करने में सहायता करती है, तो उसका आप सीधा जवाब देंगे सिरुलोप्लाज्मिन। सिरुलोप्लाज्मिन को क्या बोला जाता है, कॉपर कैरिंग प्रोटीन कहा जाता है। और ये एक प्रकार का क्या है, अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। दूसरा जो प्रोटीन है ग्लोबुलिन में वो है बीटा ग्लोबुलिन। ठीक है, दूसरा जो है वो है बीटा ग्लोबुलिन। तो जो बीटा ग्लोबुलिन है तो ये भी याद रखे रहना है, कौन इससे सिंथेसाइज करता है, ये बीटा ग्लोबुलिन को सिंथेसाइज करता है लीवर। क्योंकि अभी हमने बताया कि मैक्सिमम जो प्रोटीन है वो कौन बनाता है, लीवर बनाता है। ठीक है, तो ये याद रखे रहना, प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। ठीक है, ये कौन स्रावित करता है, लीवर इसका फॉर्मेशन करता है। तो मैक्सिमम प्रोटीन कौन बनाता है, लीवर बनाता है। यदि इसका एग्जाम्पल आपसे पूछेगा कि आप बताइए किसी एक बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन का आप एक एग्जाम्पल बताइए, तो बीटा ग्लोबुलिन का जो एग्जाम्पल है आप याद रखे रहेंगे, ट्रांसफेरिन। ठीक है, क्या नाम होता है, ट्रांसफेरिन। तो ट्रांसफेरिन आप याद रखे रहेंगे, एक प्रकार का क्या है, बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ठीक है, और ये याद रखे रहें, ट्रांसफेरिन करता क्या है, ये आयरन, किसको, आयरन को कैरी करने में सहायता करता है। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखे रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आप बताइए हमारे शरीर के अंदर ऐसी कौन सी प्रोटीन है
जो आयरन को ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करती है। तो आप याद रखे रहेंगे, इसका जवाब क्या होगा, ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन जो प्रोटीन होता है वो आयरन को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है या कैरी करने में सहायता करता है, जो एक प्रकार का क्या है, बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। यदि उसके बाद अगला आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि आप बताइए गामा ग्लोबुलिन, अब इसको हम रिमूव करते हैं और फिर उसके बाद गामा ग्लोबुलिन लिखते हैं, क्योंकि गामा ग्लोबुलिन भी कई प्रकार की होती हैं। अब उसके बाद तीसरा जो प्रोटीन हम लोग डिस्कस करते हैं, तीसरा कौन है, गामा ग्लोबुलिन। तो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन में आप याद रखे रहेंगे, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन ये कौन बनाता है, ये लीवर नहीं सिंथेसाइज करता। गामा ग्लोबुलिन को जानते रहे लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है, मतलब कि गामा ग्लोबुलिन, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय याद रखे रहेंगे क्या, लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन। तो इसमें से जानते रहना जो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो किसके अंदर बनता है, लिम्फॉइड ऑर्गन अथवा लसिका अंगों के अंदर निर्मित होता है। क्योंकि ये जो गामा ग्लोबुलिन है, ये गामा ग्लोबुलिन को जानते रहना एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है, और ये किसका फॉर्मेशन करता है, फॉर्म एंटीबॉडी। आप याद रखे रहेंगे ये किसके, इसी को एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है, फॉर्म एंटीबॉडी। और ये हमारे शरीर के अंदर करता क्या है, एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर जितने भी वायरस बैक्टीरिया ये सब सारी चीज़ें इंटर करती हैं, उनको किल करने में या उनको मारने में, उनसे फाइट करने में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। तो आप याद रखे रहेंगे एंटीबॉडी जो है वो क्या करती है, डिस्ट्रॉय याद रखे रहेंगे बैक्टीरिया एंड उसके साथ साथ बैक्टीरिया वायरस एंड टॉक्सिक सब्सटेंस इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे कि मतलब कि जो हमारे गामा ग्लोबुलिन है वो क्या करती है, वो एंटीबॉडी है और वो मारती है किसको, बैक्टीरिया को, और उसके साथ साथ वायरस को, और उसके साथ साथ जो हमारे शरीर के अंदर हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको भी नष्ट करने में क्या करता है, सहायता करता है। तो ये जानते रहना, इसी का दूसरा नाम हम लोग जानते हैं किसके, इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, इसे क्या बोला जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। इसी को क्या बोला जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। अब इसमें एक वर्ड लगा है इम्यूनो मीन्स आप जानते हैं क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली अथवा इम्यून पावर, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, जो इम्यून सिस्टम है उसे क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन। और इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन जानते रहना कितने प्रकार के होती हैं, 5 प्रकार के, ठीक है। अब उनका हम नाम लिखते हैं कौन कौन है, IgA है, उसके बाद IgM, उसके बाद IgD, और उसके बाद होता है IgE, ठीक है। कौन कौन है, एक और होता है IgG, क्या बोलते हैं, IgG। तो इतना याद रखे रहना, 5 प्रकार के हमारे शरीर के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन पाए जाते हैं। इनका पूरा नाम क्या है, इसे बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, इसका नाम क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, और इसका नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू, और इसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा, और इसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलम, और इसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन गामा। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए 5 प्रकार की एंटीबॉडी, ठीक है, कौन कौन होती हैं, तो आप इसका जवाब देंगे कौन कौन पाई जाती हैं, IgA, IgM, IgG, IgE एंड IgG, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी पाई जाती हैं। अब उसके बाद जो प्रोटीन ब्लड में और बचता है, 2 प्रोटीन जिसे हम प्रोथ्राम्बिन एंड उसके बाद फाइब्रिनोजन कहते हैं, उसको भी क्या कर लेते हैं, इस वीडियो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आज जो हमारा प्लाज्मा वाला पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 100% फिनिश हो जाएगा। इससे बाहर अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इतना आपके लिए सफिशियंट है किसके बारे में, ब्लड से संबंधित। अब उसके बाद ब्लड में जो नेक्स्ट प्रोटीन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब हमने सारा प्रोटीन आपको बता दिया, 2 प्रोटीन और बचे हैं ब्लड से संबंधित, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप याद रखे रहना, पहला प्रोटीन हमारे ब्लड के अंदर कौन था, एल्बुमिन। दूसरा प्रोटीन हमने देखा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन प्रोटीन के प्रकार की होती 3 प्रकार की, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। फिर उसके बाद गामा ग्लोबुलिन, जो अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन है इसे लीवर बनाता है। इसी का एग्जाम्पल है सिरुलोप्लाज्मिन, जो कॉपर कैरिंग पिगमेंट है।
और उसके बाद वो प्रोटीन है। उसके बाद जो बीटा ग्लोबुलिन है ये भी लीवर प्रोड्यूस करता है। और इसका एग्जांपल हमने डिस्कस किया ट्रांसफेरिन, जो आयरन को कैरी करने में सहायता करता है। तीसरा जो प्रोटीन अभी हमने डिस्कस किया इसे बोलते हैं गामा ग्लोबुलिन, और इसे लिम्फॉइड ऑर्गन बनाता है अथवा लसिका अंग बनाते हैं। इसमें 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है क्योंकि एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में सहायता करती हैं। और उसी में हमने डिस्कस किया IgA, जिसे हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। उसके बाद IgG इम्यूनोग्लोबुलिन गामा। उसके बाद IgD इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा। उसके बाद IgE इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलम। और उसके बाद IgM इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू। तो इतनी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोटीन हमारे ब्लड में पाई जाती है, नेक्स्ट प्रोटीन है प्रोथ्रॉम्बिन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटीन थ्रोम्बिन। तो अब जो नेक्स्ट प्रोटीन हम लोग डिस्कस करते हैं ब्लड प्रोटीन, प्रोथ्रॉम्बिन प्रोटीन। तो नेक्स्ट प्रोटीन ब्लड के प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो क्या है, प्रोथ्रॉम्बिन प्रोटीन है। अब प्रोथ्रॉम्बिन प्रोटीन जानते हैं ना 0.3% ही पाई जाती है, ये हमारे शरीर में 0.3% पाई जाती है। और दूसरा नेक्स्ट उसके बाद प्रोटीन जो है इसमें पाया जाता है फाइब्रिनोजन। क्या पाया जाता है, फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन ये भी जानते हैं ना 0.3% ही होती है। तो इन दोनों प्रोटीन को आप याद रखेंगे, इनके फंक्शन क्या है। इनके फंक्शन होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। क्या नाम है, ब्लड क्लॉटिंग। इनका रोल कहाँ होता है, ब्लड क्लॉटिंग में। तो याद रखे रहेंगे इनका रोल कहाँ होता है, ब्लड क्लॉटिंग में होता है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सहायता करते हैं, प्रोथ्रॉम्बिन प्रोटीन एंड उसके साथ साथ फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और ये भी याद रखे रहेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन। तो इसे क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। तो लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर कौन होता है, प्रोथ्रॉम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। तो ये थे प्लाज्मा के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो प्लाज्मा के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी को डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तब उसमें हम ब्लड कार्पसेल्स अथवा रक्त कणिकाओं के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने ब्लड के बारे में अध्ययन किया, ब्लड से संबंधित कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको डिस्कस किया। फिर ब्लड का कंपोजिशन डिस्कस किया, जिसमें हमने एक सॉलिड पार्ट देखा, एक लिक्विड पार्ट देखा। लिक्विड पार्ट में हम आज प्लाज्मा के बारे में डिस्कस किए। उसके बाद जब नेक्स्ट हम लेक्चर लेंगे पार्ट सेकेंड ब्लड से संबंधित, तब उसमें हम सॉलिड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें ब्लड कार्पसेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे या रक्त कणिकाओं के बारे में। और उन रक्त कणिकाओं में कौन कौन, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। तो फिर उसके बाद हमने जो लिक्विड वाला पार्ट देखा उसमें हमने प्लाज्मा के बारे में आज संपूर्ण डिस्कशन किया। तो ये थे संपूर्ण क्वेश्चन ब्लड से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। यदि फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प करता है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह ब्लड से संबंधित नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट नंबर 2। तब तक के लिए जय हिंद।